बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी फिजिक्स विद इब्रारुल्लाह। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक 1 का टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आलमोस्ट एक्सपेक्टेड है इस साल के पेपर में आ जाए, क्योंकि ये नया टॉपिक है। बाकी जो हमारे पास टॉपिक सारे वो पुराने ही सिलेबस के साथ है, लेकिन ये इसमें नया इंक्लूडेड है, तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ये बात बच्चों इंशाल्लाह आप लोग लिख ले, मुझे यकीन है कि इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड के पेपर में आएगा। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें और इसको हम समराइज करके समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि हमारे पास कंटेक्ट और नॉन कंटेक्ट फोर्सेस होते हैं। कंटेक्ट फोर्सेस में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस था, फ्रिक्शन था, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, नॉर्मल फोर्स है। इसी तरह नॉन कंटेक्ट में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह वगैरह। तो जितने भी डेली लाइफ में हमारे सामने फोर्सेस नज़र आते हैं, वो ऑलमोस्ट इन फंडामेंटल फोर्सेस में से किसी एक का हिस्सा होता है। तो हमारे पास एक्चुअली बाय नेचर या कायनात में जिससे पूरी कायनात बनी हुई है, वो 4 फोर्सेस हैं। ठीक है, तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, बट ऑल दीज फोर्सेस आर फ्रॉम वन ऑफ दीज 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो हमारे पास असल में फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, बुनियादी फोर्सेस जिससे पूरी कायनात बनी हुई है 4 हैं, और बाकी जितने भी फोर्सेस है वो इन्हीं 4 में से किसी एक का पार्ट जरूर होगा। आगे हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। दीज फंडामेंटल फोर्सेस आर अराइजेस बाय एक्सचेंज ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड फोर्स कैरियर। अगली बात यह है कि ये जो फोर्स है वो कहाँ से पैदा होता है, इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब जिससे ये आता है, कहाँ से आता है। तो एक्चुअली जो फोर्सेस है ना, फंडामेंटल फोर्सेस, ये एलिमेंट्री पार्टिकल के एक्सचेंज से पैदा होते हैं। अब ये बात ज़रा समझने की है कि किस तरह एक्सचेंज से पैदा होते हैं। पहली बात तो ये समझ जाए कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट 52 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। हाँ, हम सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, उसकी वजह यह है कि जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है और उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होते हैं। ठीक है, स्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हम उसको मतलब ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं पढ़ते, या यूं बोले कि हमें इस तरह नज़र नहीं आते। लेकिन उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत मेन रोल है न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर भी, आप यूं बोले कि एटम के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि सोर्स क्या है, यानी फंडामेंटल फोर्स है, तो इसके सोर्सेज जो है वो क्या है, कहाँ से आते हैं। तो वो है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल। मैंने कहा वो पार्टिकल्स जो कि नॉर्मली मासलेस पार्टिकल्स होते हैं और इसके हाफ लाइफ बहुत कम होते हैं, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। दूसरी बात यह है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट फर्दर डिवाइडेड या दे आर नॉट मेड फ्रॉम दी अदर पार्टिकल्स। वो दूसरे पार्टिकल से बने नहीं है, बल्कि वो खुद ये लास्ट यूनिट है, उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, दिस इज फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अगली बात यह है कि मैं यही कह रहा हूं कि ये फोर्सेस कहाँ से आते हैं, तो इनके एक्सचेंज से आते हैं। अब बच्चों, ये एक्सचेंज वाली बात जरा समझने की है कि किस तरह एक्सचेंज। देखें, हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉरी, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कहाँ से आता है। तो होता ऐसा है बच्चों कि अगर आप नॉर्थ पोल ले ले और साउथ पोल ले ले, एक दूसरे के करीब रखेंगे, तो इन दो के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। वो किस तरह एक्सचेंज होता है, मैं यूं बोलूँगा कि जो नॉर्थ पोल है वो पार्टिकल सेंड करता है साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल जो है वो पायोन्स पार्टिकल सॉरी फोटोन पार्टिकल जो है ना वो सेंड करता है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वाला साउथ, साउथ वाला नॉर्थ की तरफ। इसी तरह एक्सचेंज करता है पार्टिकल, या यूं बोले कि ये यहाँ से फोर्स लेके जाते हैं और वहां से फोर्स दूसरे पोल की तरफ लेके आते हैं। तो फोर्स पैदा होने के बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगली बात यह है कि इसी तरह अगर ये फोर्स एक दूसरे पार्टिकल को, सेम पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे, तो उधर भी रिपल्शन। तो बात यही है, जहन में ये जरूर बात आएगी कि आखिर ये क्या चीज़ है इसके अंदर कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या
रिपेल करते हैं। तो एक्चुअली इसके दरमियान में पार्टिकल्स का तबादला होता है, एक्सचेंज होता है, और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, फोर्स को कैरी करते हैं इन दो के दरमियान, जिसकी वजह से फोर्स पैदा होता है। तो मेरे ख्याल में सोर्स या जो फोर्सेस का जो मेन ओरिजिन है, सोर्स है, वो आपको समझ आ गया है। दीज जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो असल में मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इनका काम यह है कि वो ट्रेवल करता है एक से दूसरे की तरफ। तो ये मैंने इधर लिखा है कि दीज मासलेस पार्टिकल्स ट्रेवल फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल कैरिंग दी फोर्स। ये दे आर आल्सो कॉल्ड फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। तो ये फोर्स को कैरी करता है। ओके बच्चों, ये जो चार फंडामेंटल फोर्सेस है वो कौन कौन से हैं, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। वन फर्स्ट नंबर जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। ये कौन सी फोर्स से डिफाइन करेंगे, और इसका जो है हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, इसका रेंज पढ़ेंगे, और इसका मेन सोर्स पढ़ेंगे। ये चार चीजें हम बाकी भी जो फंडामेंटल थ्री फोर्सेस है उसके लिए भी ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी फोर्स है, इसका फंक्शन और काम क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स दैट कीप्स द न्यूक्लियस टुगेदर। यानी ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा रखते हैं। which keeps the nucleons is proton and neutrons, means hold proton and neutrons in the inside the nucleus। यानी ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को होल्ड रखता है। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, तो हमें ये पढ़ाया गया है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चार्जेस पॉजिटिव चार्ज, और ये रिपल्शन करता है। तो अगर ये रिपेल करते हैं तो इतने शॉर्ट डिस्टेंस में, जो कि 10⁻⁻15 मीटर हैं, ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, तो इतने शॉर्ट डिस्टेंस के दरमियान ये एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते हैं। तो एक्चुअली इस डिस्टेंस के अंदर बात स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की आ जाती है कि यहाँ एक और फोर्स मौजूद है जो कि इन पार्टिकल्स को कीप टुगेदर रखता है या होल्ड रखता है। तो उस फोर्स का नाम है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। असल में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, यह सिर्फ इतने ही डिस्टेंस में इफेक्टिव है। अगर ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फिर ये फोर्स खत्म हो जाएगा, फिर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इतने डिस्टेंस के दरमियान ये फोर्स इफेक्टिव रहता है, काम करता है। और अगली बात यह है, जिस तरह मैंने कहा कि सोर्स क्या है, तो इनके दरमियान भी वही बात है कि पार्टिकल्स है जिसको हम कहते हैं पायोन्स। तो ये पायोन्स के पाए वर्ड मैथ्स का याद है ना, वही पाए, इसको सिंबल के तौर पर पायोन्स कहते हैं। ये इनके दरमियान एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब हो या एक दूसरे के साथ होल्ड रखे जाते हैं। ये किसी वजह से, पायोन्स पार्टिकल की एक्सचेंज की वजह से। दूसरे अल्फाज में ये बोलेंगे कि यहाँ जो फोर्स कैरियर्स है वो क्या है, वो है पायोन्स पार्टिकल्स। ठीक हो गया। तो दिस पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस फोर्स। ओके, दिस इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर रखता है, मीन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा रखते हैं। नेक्स्ट, इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो इसका स्ट्रेंथ है, इसको कहते हैं दिस इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। जो हमारे पास फंडामेंटल चार फोर्सेस है, इसमें से ये सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, 1 है। यह रिलेटिव बात जब अगला पढ़ाऊंगा आपको समझ आएगा। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, इसका रेंज क्या है, ये जो फोर्स है ना, दिस इज ओनली इफेक्टिव एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। इट मींस दैट इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स मींस कम डिस्टेंस में ये इफेक्टिव रहता है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए, ये फोर्स भी नॉन इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। आपने ये भी इसी तरह अकॉर्डिंगली पेपर में लिखना है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स which effective at a distance of 10⁻⁻15 मीटर ओनली। नेक्स्ट इज सोर्स, यानी ये फोर्स कहाँ से राइज होता है, कहाँ से पैदा होता है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है। तो अब यहाँ पर हम इसकी स्पेसिफिक बात करेंगे कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल या जो कि मासलेस पार्टिकल्स है, जिसका नाम है पायोन्स। पायोन्स पॉजिटिव पायोन्स, नेगेटिव पायोन्स और न्यूट्रल पायोन्स, 3 किस्म के पायोन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जो कि मेन रोल अदा करता है क्या, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के क्या चीज प्रोडक्शन में बोले या इसके फोर्स कैरियर में, यानी ये फोर्स कैरी करता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के दरमियान। ठीक है बच्चों, तो दिस इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स है, इसकी फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, इसका रेंज क्या है और इसका भी सोर्स क्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स असल में जो चार्जेस के दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, या मैग्नेट्स के दरमियान जो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान अट्रैक्टिव या साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स होता है, ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसका मेन जो फंक्शन है वो ये है कि ये एटम्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, एटम को स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, यानी एटम का स्ट्रक्चर रखता है ये, ठीक है। और जब एटम का स्ट्रक्चर की बात हो जाए तो उसके बाद आप एटम मैटर्स मेड ऑफ एटम्स, तो ये असल में मैटर का जो स्ट्रक्चर है वो होल टुगेदर रहता है, या इसका रिस्पॉन्सिबल है कि ये क्या करें, मैटर का स्ट्रक्चर रखें। मैटर का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, मैटर का जो स्ट्रक्चर है वो बिकॉज ऑफ दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक और बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे डेली लाइफ में टेंशन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, नॉर्मल फोर्स है, ये सारे फोर्सेस एक्चुअली क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ठीक है। यानी ये इसके सारे इसी के फोर्सेस हैं, या इसी के फॉर्म है, इसी का हिस्सा है। ओके नेक्स्ट, इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ 1 था। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स से लेकर 10,000 कम है, यानी 1000 से 10,000 गुने तक ये फोर्स उससे क्या है, कम है। तो वो स्ट्रांग हो गया, उससे थोड़ा वीक है। तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज 10⁻³ टाइम्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ये 10⁻³ है, -3 का मतलब 1/10⁻3, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, मीन्स ये कम है। तो ये इतना टाइम इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का स्ट्रेंथ कम है। नेक्स्ट इज रेंज। जिस तरह के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स था, ये शॉर्ट रेंज नहीं है बल्कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ये यूं बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी इफेक्टिव रहता है। लेकिन जब पार्टिकल्स मिसाल के तौर पर दो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट लेंगे और ये दूर लेके जाएंगे, तो उसके दरमियान जो फोर्स है वो डिक्रीज होता जाता है। जितना डिस्टेंस इंक्रीज करोगे ये फोर्स डिक्रीज होता है। आप बेशक बहुत लार्ज डिस्टेंस पे ले जाएं, ये फोर्स रहता है, लेकिन बहुत वीक रह जाती हैं। इसीलिए फोर्स जो है पार्टिकल कैरियर रिमेन्स बिटवीन देम, यानी ये जो फोर्स कैरियर पार्टिकल्स है ना जो हम पढ़ रहे हैं, वो इसके दरमियान एक्सचेंज होता रहता है। इसीलिए इसका जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। It has infinite range, although when charges are moved far, the force between क्या लिखा है मैं सॉरी, when charges are moved far, the force decreases, but particles between charges exchange at infinity। यानी जब ये दूर जाएंगे तब भी क्या होता है, पार्टिकल एक्सचेंज होते रहते हैं और ये फोर्स रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज इनफाइनाइट रेंज, इसका रेंज इनफाइनाइट है। नेक्स्ट इज सोर्स। जिस तरह हमने कहा कि कहाँ से आता है, तो इसका जो सोर्स है ना वो है फोटॉन्स। फोटॉन्स पार्टिकल्स ये लाइट से निकले हैं, ठीक है, जिसकी एनर्जी इज इक्वल टू HF। आगे क्लासेस में पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में भी शायद थोड़ा पढ़ा होगा। तो ये फोटॉन्स भी हमारे पास जो है ना वो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जो कि इनके दरमियान फोर्स के कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट फोर्स जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो नेक्स्ट इज अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों ये फोर्स जो है ये भी वन ऑफ दी फंडामेंटल फोर्सेस ऑल ऑफ दीज 4 फोर्सेस, जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो सेम वही बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो बच्चों इसका फंक्शन है, दिस इज द फोर्स, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। देखिए जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना वो थोड़ा बढ़ जाए और पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ अंदर ज़्यादा हो जाएं, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास एक और फोर्स है जिसकी वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं और उसके साथ जो है रेडिएशन एमिट होते हैं। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियोएक्टिविटी, इट प्ले मेजर रोल इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रखें कि मैंने आपको कहा कि जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है तो वहाँ से रेडिएशन एमिट होते हैं। रेडिएशन एमिशन के साथ हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स।
असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर जो है स्मॉल पार्टिकल से बने हैं जिसको क्वार्क्स कहते हैं। तो उस क्वार्क्स को एक्सचेंज करने की वजह से हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो इसके दरमियान जो फोर्स जो है वो मेजर रोल अदा करते हैं, उस फोर्स का नाम क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है। इसके जो स्ट्रेंथ की बात हो जाए तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज 10 पावर माइनस 5 टाइम ऑफ द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से 10 पावर माइनस 5 टाइम जो है वो है, मतलब के 10 पावर 5 टाइम कम है किस चीज से? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से। आप यूं बोले कि 1 लाख गुना कम है इसका स्ट्रेंथ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये एक वीक फोर्स है। रेंज की बात हो तो इट इज आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स विच एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 पावर माइनस 17। याद रखे जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तो वहां 10 पावर माइनस 15 न्यूक्लियस का रेडियस है। लेकिन ये चूंकि प्रोटॉन के अंदर एक्सचेंज करता है तो प्रोटॉन का साइज उससे भी कम है, इसीलिए ये जो है 10 पावर माइनस 17 डिस्टेंस मीटर डिस्टेंस में इफेक्टिव रहता है। तो इसका जो रेंज है वो 10 पावर माइनस 17 मीटर है। सोर्स ऑफ आर एक्सचेंज पार्टिकल, वही बात है कि ये फोर्स है तो फोर्स कैरियर क्या है या मेन सोर्स क्या है? तो इसके जो मेन फोर्स जो फोर्स कैरियर पार्टिकल्स है उसका नाम है बोसॉन्स। ठीक है। बोसॉन वैसे हैवी पार्टिकल्स है, तो ये बोसॉन्स पार्टिकल्स है जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं W पॉजिटिव, W नेगेटिव, W न्यूट्रल या Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके सिंबल्स हैं, यानी बोसॉन्स जो पार्टिकल्स वीक न्यूक्लियर फोर्स को राइज करता है, पैदा करता है, वो पार्टिकल्स क्या हैं या वो फोर्स कैरियर क्या है? वो बोसॉन्स है, वेक्टर बोसॉन्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो वेल नोन फोर्स है, आप लोग पढ़ते रहते हो, लेकिन इसको भी जरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मेन फंक्शन क्या है। ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये प्लेनेटरी मोशन को कंटिन्यू रखता है, या यूं बोले कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम को जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ने रखा हुआ है। ठीक है, मेंटेन रखा हुआ है। इसी तरह सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं है, आप गैलेक्सीज की बात करें, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है, तो ये सारे गैलेक्सीज जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रखता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी एक बुनियादी फंडामेंटल फोर्स है। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। देखिए इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है। आपने कभी नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं देखा होगा कि जिस तरह हम बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दो बॉडी हमने शाम को छोड़े हैं कमरे में और सुबह उठ के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर चुके हैं। तो इसकी वजह यह है कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत वीक फोर्स है। ये तब हमें नजर आएगा जब ऑब्जेक्ट के मासेस बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो लार्ज मासेस पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत एक्टिवली हमें नज़र आता है। जिस तरह के आप ये बात मानेंगे कि सन के गिर्द हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाए तो ये गैलेक्सी सिस्टम या जो प्लानिटरी सिस्टम है या सोलर सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा, सारे प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएंगे। तो असल में इसके दरमियान जो फोर्स है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने इसके स्ट्रक्चर को सर्कुलर मोमेंट में रखा हुआ है। तो एक्चुअली अलबत्ता अगेन इसका स्ट्रेंथ तो कंपेरेबल टू द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इंतहाई कम है। कितना कम है? 10 पावर 40 टाइम, या अगर यूं बोलेंगे तो 10 पावर माइनस 39 टाइम। ये 10 पावर माइनस 39 टाइम का मतलब क्या है? ये इस तरह हम बोलेंगे कि 1/10 पावर 39, ठीक है, टाइम्स ऑफ दी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये ऊपर जाके हम माइनस 39 लिखते हैं। तो ये इससे इतना क्या है? कम फोर्स है। ठीक है, ये वीकेस्ट फोर्स है। अलबत्ता इसका रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। देख सकते हो कि सन और अर्थ के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और बहुत एक्टिव फोर्स है इसके दरमियान, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए दिस इज इट हैव रेंज ऑफ इनफाइनाइट। as we see that sun and earth attract each other at large distance, तो लार्ज डिस्टेंस पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये फोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इफेक्टिव रहता है। अगेन लास्ट बात, सोर्स, कहाँ से ये फोर्स एराइज होता है? तो बच्चों ये बात अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है,
लेकिन दिस इज हाइपोथेटिकल, या ये ऐसा सोचा जा रहा है साइंटिस्ट का और इसके ऊपर काम हो रहा है कि इनके दरमियान भी पार्टिकल्स का तबादला हो रहा है, फोर्स कैरियर मौजूद है, और उसको उन्होंने एडवांस में नाम दिया है क्या चीज़, ग्रेविटॉन्स। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की बात है तो ग्रेविटॉन्स जो है इनके दरमियान में एक्सचेंज करता है, यानी जितने भी दो हर ऑल बॉडीज के दरमियान है, हम दो सिंपलिसिटी के लिए कंसिडर करते हैं, तो अगर दो बॉडी के दरमियान ग्रेविटी मौजूद है तो दिस इज बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटॉन्स। ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटॉन्स है। तो ये हमारे पास बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस की बात हो गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन आई एम emphasize that it must may be, no must but it may be include in your coming board paper इंशाल्लाह। तो फंडामेंटल फोर्सेस वंस अगेन ज़रा समराइज करते हैं कि हमारे पास कायनात में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, जिसके नाम हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस है। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे 2 मिनट के लिए एक्सटेंड करता हूँ, अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। साइंटिस्ट अभी तक लगे हुए हैं कि ये जो 4 फोर्सेस है ना, ये भी शायद एक सिंगल फोर्स, एक सिंगल सोर्स इसका होगा। तो इस बात पे रिसर्च करते करते हमारे पास 1960 में कुछ साइंटिस्ट, जिसमें पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम भी शामिल था, और वो इस बात में कामयाब हो गया था कि इसने कम से कम इन चारों को सिंप्लीफाई यानी यूनिफाई तो नहीं किया, लेकिन इसमें 2 फोर्सेज जो है, जिसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इस बात को डिस्कवर किया कि ये दोनों फोर्सेस का जो सोर्स है वो सिंगल है। इसलिए इसने कहा कि असल में बाय नेचर ये दोनों फोर्सेस क्या है, सेम फोर्स है, तो उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो बच्चों जब आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 फंडामेंटल फोर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रो वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। यह इंशाल्लाह अपनी हायर क्लास में मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को बच्चों मेरी वीडियो समझ आती हैं, लेक्चर समझ आ जाती है और मेथड भी आपको समझ आता है, तो बच्चों अपने मेथड क्लास के बच्चों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें।